नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी यह समाज में विष की तरह फैलते जा रहे इस ज्वलंत समस्या से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि आज परिवारों में एकता की कितनी कमी है और इसलिए छोटी सी बात पर आज परिवार टूट जाते हैं और पति पत्नी के बीच भी छोटे छोटे मनमुटाव कोर्ट की चौखट तक पहुंच जाते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर यहाँ मैं कहानी के माध्यम से कह रहा हूँ, शायद मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। यदि समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और जो लोग नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी, तलाक, रिश्तों पर ग्रहण। गुप्ता जी शहर के जाने माने वकील थे और उनकी वकालत के चर्चे पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। विशेष करके पारिवारिक मामलों के लिए ऐसा कहा जाता था कि जो केस गुप्ता जी ने एक बार अपने हाथों में ले लिया, समझो उसे कोई भी दूसरा वकील हरा नहीं सकता। और इसलिए उनके ऑफिस में क्लाइंटों का जमघट लगा रहता था। विशेषकर पारिवारिक मामलों के पक्षकार ज्यादा होते थे। 25 वर्षों की वकालत में एक मामले ने गुप्ता जी को हिलाकर रख दिया, और वह एक दिन जब अंतिम तर्क के लिए फाइल पढ़ रहे थे तो उनके दिमाग ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया और वह चिंतन करने लगे कि आखिर समाज कहाँ जा रहा है, संस्कारों को क्या हो रहा है। कबीर, जो कि गुप्ता जी का क्लाइंट था, वह अपनी आप बीती बताते हुए रो पड़ता है। कबीर जबलपुर के एक अपार्टमेंट में रहता था, साथ में पूरा परिवार, जिसमें माता पिता, 2 बहनें, छोटा भाई साथ में रहते थे। माँ गृहिणी थी तो पिता एक सरकारी नौकरी में अधिकारी थे, जो कि कुछ ही सालों में रिटायर होने वाले थे। बड़ी बहन की शादी लग चुकी थी और छोटी बहन एवं भाई अभी पढ़ाई कर रहे थे। कबीर की हाल में ही शिक्षक के पद पर नौकरी लगी थी और वह देखने में सुंदर नाक नक्श का एक 26 वर्षीय युवा था। कबीर का व्यवहार की तारीफ उसके सभी जान पहचान वाले हमेशा करते रहते थे कि वह कितना मिलनसार, मृदुभाषी एवं सभ्य है। वह हमेशा अपने काम से काम रखता था, फालतू के अवगुण उससे मेल नहीं खाते थे। अब शुक्ला जी बड़े खुश थे कि बेटा सरकारी नौकरी से लग गया और कुछ ही दिनों में बड़ी बेटी का भी विवाह हो जाएगा। एक दिन वह कबीर से कहते हैं कि बेटा, मैं सोच रहा हूं क्यों न तुम्हारी दीदी के साथ तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। कबीर ने कहा, पापा अभी दीदी की शादी बस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्ला जी बोले, बेटा हमारी जान पहचान में एक साहब हैं ऑफिस में, वो बता रहे थे कि उनकी पहचान में एक दुबे जी हैं जिनकी एक ही बेटी है और वह भी शादी के लायक है। और फिर दुबे जी भी बड़े ही सभ्य आदमी हैं। मैं 1-2 बार साहब के यहाँ मिला हूं उनसे। साहब बता रहे थे कि दुबे जी ने उनसे तुम्हारे लिए चर्चा करने उनसे कहा था, तो वह बता रहे थे। इसी बीच कांता, जो कि कबीर की माँ है, बीच ही में बोल पड़ी, आप सही कह रहे हैं जी, विचार अच्छा है, आप बात चलाइए। वैसे कितना पढ़ी लिखी है लड़की और नेचर कैसा है? कबीर चुपचाप सुन रहा था। साहब बता रहे थे कि लड़की का नाम नेहा है और अभी वह MBA कर रही है, शायद आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा दी है, और नेहा अपने माँ बाप की अकेली लड़की है। आपने देखा है नेहा को? कांता ने पूछा। देखा तो नहीं, ना ही मिला हूं, शुक्ला जी ने थोड़ा आह भरते हुए उत्तर दिया। कबीर बीच में बोला, पापा मैं तो कहता हूं कि अभी रुक जाते हैं, जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा आप कीजिए, और उठ करके अपने कमरे में चला जाता है। कांता और शुक्ला जी आपस में चर्चा करते हैं कि क्यों न एक बार हम लोग दुबे जी के घर मिलने चलें और सब बातें स्पष्ट कर लेंगे। यदि लड़की पसंद आई तो कबीर को मिलाकर रिश्ता पक्का कर देंगे। कल आप अपने साहब से चर्चा करिए, कांता ने शुक्ला जी से कहा। ठीक है, शुक्ला जी धीरे से कहते हुए बोले, अरे महारानी, ऐसे ही सूखे सूखे रिश्ता करवाओगी क्या? कुछ चाय पानी तो करवा दो। दोनों हंस पड़े।
और कांता किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। किचन में पहले से ही बड़ी बेटी प्रिया रात का खाना बना रही थी, तो उसने कहा, मम्मी आप जाइए, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। ठीक है बेटा, कांता किचन से बाहर आती हुई बोली और अपने कमरे में चली जाती है। शुक्ला जी भी पहले ही पलंग में बैठे कोई हिसाब किताब करने में लग गए थे। क्या बही खाता निकाल कर बैठे हैं महाराज? कांता ने पूछा। अरे कुछ नहीं भाई, अब बेटा बेटी की शादी एक साथ करनी है तो पैसे का हिसाब किताब तो देखना होगा ना, शुक्ला जी बोले। हाँ आप तो सही कह रहे हैं, देखो ना सोना चांदी के रेट कितने बढ़ गए हैं। पर आप सुन लीजिए, मैं अपनी बहू के लिए 10 लाख से कम के जेवर नहीं बनवाऊंगी, कांता ने बड़े ताव से गर्व के साथ कहा। वाह जी, अभी रिश्ता हुआ नहीं और बहू का इतना मान, शुक्ला जी चिढ़ाते हुए बोले। भला क्यों ना हो, बड़ी बहू है और फिर हम अपनी बेटी के भी तो दे रहे हैं ना, तो बेटी से बहू अलग थोड़ी ना है, कांता ने दिलासा देते हुए शुक्ला जी से कहा। तो क्या कहता है आपका गणित पंडित जी, कितना रुपया पैसा है हमारे पास? फिर से कांता ने जिज्ञासा भरी नजरों से पूछा। हाँ मुझे लगता है 40-45 लाख का इंतजाम तो हो ही जाएगा, और फिर यदि कम पड़ेंगे तो मैं अपना फंड निकलवा लूंगा, शुक्ला जी डायरी बंद करते हुए बोले। अब मजाक के मूड में आकर कहते हैं कि कांता महारानी, यदि इसके बाद भी कम पड़ेगा तो दुबे जी से दहेज में 50-60 लाख तो मिल ही जाएंगे। आखिर उनकी भी तो एक ही बेटी है, और फिर हमारा कबीर भी तो सरकारी नौकरी में है भाई। और होंठ बंद करके हंसते हुए पलंग पर लेट जाते हैं। कांता अचानक बोल पड़ी। वाह जी महाराज, क्या खूब गणित बैठाए हैं। एक बात सुन लीजिए, हम बेटी के बदले बेटी ला रहे हैं, ना कि उनका धन। जैसे हमारी बेटी जाएगी उसी प्रकार से हम उनकी बेटी ला रहे। भले ही पैसा कम पड़ जाए, पर उनसे 1 रुपया दहेज के नाम पर नहीं मांगेंगे। किसी का दिया हुआ कभी भी नहीं पूछता। अरे मैं तो मजाक कर रहा था मेरी कांता रानी, शुक्ला जी बोले। इतने में प्रिया चाय बिस्किट लेकर के कमरे में आती है और पूछती है कि पापा क्या बातें चल रही हैं? शुक्ला जी कहते हैं, बेटा हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ साथ कबीर की भी शादी कर दें, एक अच्छा रिश्ता आया है। ये तो बहुत अच्छा होगा पापा, प्रिया ने कहा, और प्रिया बाहर चली गई। दूसरे दिन शुक्ला जी ने ऑफिस में साहब से बात की और पूछा, सर आप जिस रिश्ते के लिए बता रहे थे क्या वह अभी भी तैयार हैं? साहब ने कहा, देखो मैं बात करके पूछता हूँ, वैसे आप तैयार हैं क्या? शुक्ला जी से पूछा। हाँ सर, मैंने घर में चर्चा की तो सभी तैयार हैं, और यदि दुबे जी भी इच्छुक हों, आप कल छुट्टी का दिन है, हम लोग एक बार मिल लेते हैं उनसे। और एक बात स्पष्ट कर दीजिए उनको कि हम दहेज विरोधी हैं, शुक्ला जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मैं जानता हूं शुक्ला जी आपको और आपके परिवार को, इसीलिए तो मैंने आपको यह रिश्ता बताया है, क्योंकि एक तरफ से दुबे जी मेरे रिश्तेदार भी होते हैं। साहब मोबाइल निकालकर दुबे जी से बात की। दुबे जी भी तैयार हो गए, तो फिर ठीक है, यह तय रहा कि हम लोग कल आपके यहाँ 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। साहब ने दुबे जी से बात पक्की करते हुए फोन काट दिया और शुक्ला जी की ओर देखते हुए बोले, ठीक है शुक्ला जी, कल का पक्का कर लीजिए, कल चलना है। वैसे कबीर भी चलेगा क्या? साहब ने पूछा। नहीं सर, वो तो बड़ा शर्मीला है, शुक्ला जी ने हंसते हुए कहा। अरे ये क्या भाई, जिसको शादी करनी है उसे तो ले चलिए, साहब ने समझाते हुए कहा। ठीक है, कोशिश करता हूँ सर कल। और फिर शुक्ला जी अपने काम में लग जाते हैं। शाम को 4 बजे फिर से साहब के कमरे में जाकर बोले, सर मैं आज थोड़ा जल्दी जाना चाहूंगा। क्यों? साहब ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। सर कल दुबे जी के यहाँ चलना है, तो कुछ शगुन फल इत्यादि खरीदने होंगे। अरे इसकी क्या जरूरत है शुक्ला जी, अभी तो केवल मुलाकात करने जा रहे हैं, साहब ने कहा। आप ठीक कहते हैं सर, परंतु आपके साथ चलना है, और फिर दस्तूर भी यही कहता है कि पहली बार किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। साहब हंसे और सिर हिलाते हुए बोले, आप और आपके दस्तूर शुक्ला जी, ठीक है जाइए। शुक्ला जी अपना बैग उठाए और निकल पड़े ऑफिस से बाजार के लिए। बाजार से ही घर फोन लगाकर सारी बात बता दी और कांता से पूछा कि क्या क्या लेकर आना है। कांता ने एक सांस में फल मिठाइयाँ वगैरह गिनाकर फोन रख दिया और कबीर को फोन लगाया कि कल दुबे जी के यहाँ चलना है,
नेहा को देखने के लिए। पहले तो कबीर ना नुकुर करता रहा, पर आखिरी में तैयार हो गया। शुक्ला जी घर आए तो सभी को तैयार रहने का बोलकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कांता आई और पूछती है कि अजी लड़की पसंद है, आ गई तो कुछ शगुन देने के लिए लाए हो क्या? वो तो मैं नहीं लाया, शुक्ला जी ने बताया। लो कर दिए कबाड़ा, कांता ने उलाहना देते हुए कहा। अभी चलें क्या, कुछ ले आते हैं, शुक्ला जी ने निवेदन पूर्वक कांता से कहा। रहने दीजिए, मेरे पास एक सोने की चेन रखी है जो अभी हाल में ही लेकर आए थे, कांता ने बताया। इसलिए तो पत्नी को घर की लक्ष्मी कहते हैं, उनके पास हर वक्त के लिए कुछ न कुछ होता है, शुक्ला जी ने कांता की तारीफ करते हुए कहा। दूसरे दिन सभी लोग तैयार होकर शुक्ला जी के साथ दुबे जी के घर के लिए निकल पड़े। दुबे जी का घर ही उनकी संपन्नता कह रहा था। बड़ा घर, सामने हरा भरा गार्डन, साइड में महंगी कार खड़ी थी। दुबे जी बाहर निकल कर आए और शुक्ला जी एवं साहब का स्वागत किया, अंदर ले आए। दुबे जी की पत्नी चाय नाश्ते का इंतजाम कर हॉल में सभी के साथ बातचीत करने लगी। जब यहाँ वहाँ की सारी बातें हो गईं, तो साहब ने दुबे जी से कहा, भाई साहब नेहा को बुलाइए। दुबे जी पत्नी को इशारा करते हैं। दुबे जी की पत्नी उठकर अंदर जाती है और नेहा को लेकर के आती है। नेहा ने आकर सभी से नमस्ते किया और कबीर की बहनों के पास बैठ गई। कबीर सामने अपनी माँ के साथ संकोच में बैठा हुआ चुपचाप सुन रहा था। जब सभी बातें हो गईं, नेहा कबीर ने भी एक दूसरे से अपना परिचय कर लिया तो नेहा अंदर चली जाती है। दोनों पक्षों को लड़का लड़की पसंद आ गए थे। शुक्ला जी ने दुबे जी से कहा, दुबे जी हमें तो नेहा बिटिया पसंद है, आपकी क्या राय है? दुबे जी ने पत्नी को इशारा कर अंदर चलने के लिए बोला और शुक्ला जी से कहते हैं, मैं अभी आया। अब दुबे जी दूसरे कमरे में जाकर नेहा और उसकी माँ से सलाह मशवरा करके आते हैं और अपना निर्णय सुनाते हैं कि उनको भी कबीर पसंद है। सभी एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। शुक्ला जी के साहब कहते हैं कि लो जी शुक्ला जी, अब से आप हमारे संबंधी हो गए। शुक्ला जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या शुक्ला जी? साहब ने पूछा। यही कि एक बार दुबे जी सपरिवार हमारे घर आकर हमारा भी घर देख लेते तो अच्छा होगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं शुक्ला जी आप? बीच में ही दुबे जी ने टोकते हुए बोला। भाई साहब आपको जानते हैं और हमने उनसे आपके और आपके परिवार की सारी बातों को सुन लिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप तो शादी की तिथि निकलवाइए। दुबे जी एक और बात कहना चाहता हूँ, आप गलत मत समझिए, शुक्ला जी ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा। क्या शुक्ला जी? दुबे जी और भाई साहब कौतूहल से उनकी ओर देखते हुए पूछे। यही कि आप फालतू के आडंबर में नहीं पड़ेंगे, शादी में फालतू की खर्चबाजी नहीं कीजिए और विशेष रूप से दहेज में हम दहेज विरोधी हैं। हमें तो बस नेहा बिटिया चाहिए और कुछ भी नहीं। अब दुबे जी की आंखों में पानी भर आया। अपने को संभालते हुए बोले, ठीक है शुक्ला जी, लेकिन जो दुनिया का रिवाज है उसे तो मानना ही होगा। आप सही कहते हैं दुबे जी, लेकिन रिवाज हम लोगों ने ही बनाए हैं और उनको तोड़ना हमारा ही काम है। और फिर रिवाज इंसानों के लिए होते हैं, इंसान रिवाजों के लिए नहीं। शुक्ला जी से कांता इशारा कर नेहा को सोने की चेन देने का आग्रह करती है। शुक्ला जी दुबे जी से कहते हैं कि भाई साहब यदि आपको ऐतराज ना हो तो एक छोटा सा शगुन हम नेहा बिटिया के लिए लाए थे। दुबे जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसकी क्या जरूरत शुक्ला जी, अभी आपने ही कहा। रिवाज और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ठीक है, आप अपने हाथों से ही दे दीजिए, हमारी नेहा अब आपकी हो गई। दुबे जी ने नेहा की माँ को आवाज दी कि नेहा को ले आओ। नेहा की माँ अपने साथ हॉल में आती है तो शुक्ला जी कांता को हाथ बढ़ाकर कहते हैं, लो जी आ गई आपकी बहू, दे दीजिए शगुन। नेहा कांता के पास जाती है। कांता उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसके हाथ में सोने की चेन रखते हुए कहती है, अब से हमारी 3 बेटियां हो गईं। सही समय देखकर कबीर और नेहा की शादी हो जाती है और उस दूसरे दिन प्रिया की भी शादी हो जाती है। प्रिया अपने ससुराल चली जाती है और अब यहाँ प्रिया की जगह नेहा आ जाती है। नेहा के आने से सब कुछ पहले की भांति चलता रहा। दुबे जी ने शुक्ला जी के मना करने पर भी कुछ न कुछ उपहार स्वरूप सामान नेहा और कबीर को दिया था।
समय खुशी खुशी से बीत रहा था। सभी नेहा का ध्यान अपनी बेटी की तरह रख रहे थे। नेहा भी कबीर और उसके परिवार में आकर खुश थी। नेहा की शादी के 2 साल बाद नेहा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और इस उपहार ने मानो शुक्ला जी के परिवार पर खुशियों की बरसात फैला दी हो। सभी बहुत खुश थे। छोटी ननद, देवर, सास, ससुर, कबीर खुद सभी नेहा को बहुत पसंद करते थे। नेहा एक एमबीए पास खुले विचारों वाली लड़की थी। वह भी शुरू में चाहती थी कि एमबीए करके बाहर नौकरी करेगी, लेकिन कबीर के साथ और उसके परिवार ने उसके मन से यह विचार भुला दिया था, क्योंकि नेहा को लगने लगा था कि यही उसकी सच्ची दुनिया है। एक बहुत प्यार करने वाला पति, माँ बाप जैसे सास ससुर, छोटे भाई बहन जैसे ननद देवर। वास्तव में नेहा अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण यहाँ पूरा भरा परिवार पाकर के अपने को पूर्ण मान लिया था। इसलिए उसने नौकरी करने का विचार अपने मन से त्याग दिया था। एक दिन नेहा की मुलाकात उसकी सहेली कामना से हुई। कामना किसी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जबलपुर आई हुई थी। कामना और नेहा की मुलाकात तब हुई थी जब नेहा एमबीए करने पूना गई थी। कामना की अभी तक शादी नहीं हुई थी। कामना नेहा के घर उससे मिलने आई तो देखा कि नेहा 3 कमरों वाले एक अपार्टमेंट में रहती है, जबकि नेहा के पिता का घर एक पूरा बंगला था। कामना बहुत ही स्वच्छंद रहने वाली लड़की थी और उसने जब नेहा की खुशहाल लाइफ को देखा तो उससे लगा कि नेहा ने अपनी जिंदगी अपने सपनों को दबाकर खुश होने का दिखावा कर रही है। उसने नेहा से कहा, माय डियर नेहा, आई मस्ट से वन थिंग। नेहा ने पूछा, व्हाट? कामना कहती है, तुमने शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। क्या इसलिए तूने एमबीए किया था कि इस घर में एक काम वाली बाई बनकर अपने पति, सास, ससुर, देवर, ननद की सेवा करती रहे, बच्चों को पालती रहे? अरे अभी तो हम खुद बच्चे हैं, अभी तो हमारे घूमने फिरने के दिन है, लाइफ एंजॉय करने के दिन है। ऐसा नहीं है कामना, मैं बहुत खुश हूँ। नेहा ने कहा, दिख रहा है तू कितनी खुश है। अरे शादी के पहले की लाइफ देख अपनी, और अब देख हर काम के लिए पूछना पड़ता है तुझे, और मुझे देख अकेली रहती हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ जाती हूँ, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपनी मालिक मैं खुद हूँ। नौकरी करने के ये फ़ायदे हैं कि अब अपना पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो अकेले ही अच्छी हूँ, जो मन करता है पहनती हूँ, जहाँ मन करता है जाती हूँ। काफी देर तक नेहा और कामना एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर कामना कहती है कि मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है। नेहा उसे रुकने का कहती है, पर वह फिर कभी आने का कह करके चली जाती है। अब नेहा के मन में बार बार कामना की बातें कचोट रही थी और उसका दिमाग शादी के पहले की लाइफ के बारे में सोचने लगा था। कई दिनों तक उसके मन में यही सवाल उमड़ता रहा कि आखिर उसकी इतनी पढ़ाई कहाँ काम आई। कामना सच ही कहती है, मुझे भी नौकरी करना चाहिए, पर यहाँ कहाँ मेरे हिसाब की नौकरी मिलेगी। उसके लिए तो किसी बड़े शहर में जाना होगा, जिसके लिए कबीर और उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। एक दिन रात में जब कबीर और नेहा अपने कमरे में थे, तब नेहा ने कबीर से कहा, कबीर मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी कहीं नौकरी कर लूँ। देखो ना, अब पापा भी रिटायर हो गए हैं तो सारा बोझ तुम्हारे ऊपर ही आ गया है। हम दोनों कमाएंगे तो भार हल्का हो जाएगा। नेहा ने कबीर की ओर सहानुभूति से देखा ताकि कबीर को बुरा न लगे और कबीर भी मान जाए। तुम ठीक तो कहती हो नेहा, पर तुम कहती तो ठीक हो नेहा, पर कबीर ने कहा। पर क्या कबीर? देखो अभी छोटे भाई बहन की शादी करनी है और फिर हमारे भी एक बेटी है, उसके भविष्य का तो सोचना ही है। हाँ तुम सही तो हो, हाँ तुम सही हो, पर अभी हमारी बेटी तो बहुत छोटी है, उसकी देखभाल के लिए तुम्हारा घर पर रहना बहुत जरूरी है। और फिर अभी बहुत समय है शादी के खर्चों के लिए। अब तो नितिन भी कमाने लगा है, नितिन और मैं मिलकर छोटी की शादी कर सकते हैं। कबीर, नितिन तुम्हारा छोटा भाई है और वह अपने लिए कमाएगा, हमारे लिए नहीं। नेहा ने उलाह न देते हुए कहा। यह कैसी बात कर रही हो नेहा तुम? भाइयों में क्या अपना क्या पराया, हम सब एक हैं। क्या उसने कभी तुमको दूसरा माना है? नहीं ना। हाँ पर कुछ नहीं, अभी कुछ साल रुको, जब काव्या कुछ बड़ी हो जाए तो कर लेना, कबीर ने समझाते हुए कहा। नेहा मन ही मन विद्रोह की आग में जलने लगी।
उसे कामना की बातें याद आने लगी और वह सोचने लगी कि आखिर मेरी खुशी, मेरे सपनों की कोई अहमियत नहीं है इस घर में। उसने दूसरे दिन जब कबीर स्कूल चला गया तब अपनी माँ को फोन लगाकर सारी बात बताई। नेहा की माँ ने उससे कहा कि बेटा, कबीर ठीक कहता है, लेकिन यदि तुम चाहो तो कबीर को भी अपने साथ वहीं रहना जहाँ नौकरी करना है। नेहा की माँ की यह सलाह नेहा को विद्रोह करने के लिए और ताकत दे दी। उसकी यह बात ऐसी थी मानो कि आग में घी डालने जैसी। उसे लगा कि माँ सही कह रही है, लेकिन नेहा की हिम्मत कबीर से यह कहने की नहीं हुई और नेहा ने सोचा कि पहले नौकरी ढूंढ लेती हूँ, फिर उसके बाद कबीर से अपनी बात कहूंगी। नेहा ने कामना को फोन लगाकर एक नौकरी खोजने कहा और उसे मेल से अपना बायोडाटा भेज दिया, जिसमें उसने अपना वैवाहिक स्टेटस अविवाहित दिखाया। उसे लगा कि यदि मैंने विवाहित बताया तो शायद कहीं नौकरी न मिले, और अपने पते की जगह पर अपने शादी के पहले का पता दिया। अब नेहा कामना और अपनी माँ के दिमाग से चल रही थी। नियति ने इस बार नेहा का साथ दिया और उसे कामना का फोन आया कि उसकी ही कंपनी में उसके लिए एक अच्छी जॉब का ऑफर है। मैंने भी अपने बॉस से बात कर ली है, कामना ने बताया। अब नेहा इस कश्मकश में थी कि आखिर कबीर को कैसे बताऊं। जब काव्या के साथ कबीर खेल रहा था तब नेहा ने कहा, कबीर, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बताओ, कबीर ने नेहा की तरफ देखे बिना ही कहा। कबीर, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका ऑफर आया है। किस कंपनी से? तुम मेरी फ्रेंड कामना को जानते हो ना, उसी की कंपनी में। उसने मेरे लिए बॉस से बात भी कर ली है, 2 महीने बाद ज्वाइन करना है। नेहा, तुमको मैंने कहा था कि अभी नौकरी मत सोचो। नेहा, मैंने तुमको कहा था कि अभी नौकरी की मत सोचो। काव्या छोटी है, वह तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? कबीर ने नेहा की तरफ देखते हुए बोला, तो मैं अकेले थोड़ी न जा रही हूँ कबीर। नेहा ने चहकते हुए कहा। तो किसके साथ जाओगी? कबीर कौतूहल से पूछता है। तुम्हारे साथ, नेहा ने कहा। मतलब? मैं समझा नहीं। कबीर ने आश्चर्य से देखते हुए कहा। कबीर, तुम और काव्या मेरे साथ चलोगे और तुम वहीं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। वैसे भी इस नौकरी में ज्यादा सैलरी कहाँ मिलती है। आर यू मैड? कबीर ने नेहा को तिरस्कृत नजरों से देखते हुए कहा। नेहा, ये सरकारी नौकरी है, प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं। आज है कल नहीं। और फिर काव्या का क्या? कबीर, पैसा मायने रखता है, नौकरी नहीं। रही बात काव्या की, तो उसके लिए एक मेड रख लेंगे, नेहा ने समाधान करते हुए कहा। कबीर का दिमाग एकदम झन्ना आ गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि नेहा के दिमाग से यह जॉब करने का भूत कैसे निकाले। उसने आखिरकार नेहा से कहा, नेहा, यदि तुमको नौकरी करनी है तो यहीं पर देख लो, उतनी दूर ठीक नहीं है, और फिर मम्मी पापा भी अकेले रह जाएंगे। नेहा अचानक बोल पड़ी, क्या हमने सभी का ठेका ले रखा है? दोस्तों, इस भाग में यही था। इस बाकी कहानी अगले पार्ट में। तो यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्कुराते रहिए, रिश्तों को अहमियत दीजिए।